नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ अपन देखेंगे। इसके साथ साथ ही दो टॉपिक अपन और डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि और राष्ट्रपति पर क्या प्रतिबंध हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन इसकी शक्तियाँ की। अमेरिका के राष्ट्रपति के क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों को अपन ने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, अर्थात सबसे मेन जो कार्य होता है राष्ट्रपति का वो कार्यपालिका से संबंधित होता है। कार्यपालिका शक्तियों में राष्ट्रपति क्या कार्य करता है। देखिए, सबसे पहला मेन काम होता है राष्ट्रपति का कि जो कांग्रेस कानून बनाती है या जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाती है उन कानूनों को क्रियान्वित करना होता है। तो राष्ट्रपति सबसे पहला मेन काम करता है, कानूनों को क्रियान्वित करता है। नंबर दूसरा जो मेन काम होता है राष्ट्रपति का वो होता है देश का प्रशासन चलाना। तो प्रशासन चलाने की संपूर्ण जिम्मेदारी या उसकी व्यवस्था करना राष्ट्रपति का काम होता है। प्रशासन चलाने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, विभागों का गठन करता है और विभागों का बंटवारा करता है और इन विभागों के माध्यम से संपूर्ण देश का प्रशासन चलाता है। तो प्रशासन चलाने की समस्त जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। तीसरा जो मेन काम और होता है कार्यपालिका शक्तियों में वो होता है कि अमेरिका में या देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। शांति और व्यवस्था बनाए रखने की संपूर्ण ड्यूटी राष्ट्रपति की होती है। तो इससे संबंधित समस्त कार्य राष्ट्रपति को करने होते हैं। इसके अलावा होता है नियुक्तियां करना। जितनी भी राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं वो जैसे कैबिनेट की नियुक्तियां हैं, न्यायाधीशों की नियुक्तियां हैं, राजदूतों की नियुक्तियां हैं, वो सारी राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से की जाती है। इसी तरह राष्ट्रपति जो होता है सेना का प्रमुख होता है, तो सेना प्रमुख के रूप में अपने कार्य भी करता है। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति बहुत सारे कार्य करता है। कानूनों को क्रियान्वित करता है, प्रशासन चलाता है, शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, नियुक्तियां करता है और इसके साथ साथ कैबिनेट का निर्माण करता है, सेना प्रमुख के रूप में काम करता है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों को नियुक्त करता है उन्हें हटाने की शक्ति भी अमेरिकन राष्ट्रपति ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो सेवा से पृथक करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं था और राष्ट्रपति ने इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नंबर दूसरी जो बात अपन देखते हैं विधि संबंधी शक्ति या व्यवस्थापिका संबंधी कार्य, अर्थात व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंतर्गत राष्ट्रपति जो काम करता है मुख्य रूप से वो ये करता है कि वो कांग्रेस को संदेश भेज सकता है और आवश्यक कानून निर्माण की सिफारिश कर सकता है। अगर उसको मान लीजिए कोई कानून की आवश्यकता है तो विशेष संदेश भेजकर विशेष कानून निर्माण की सिफारिश कांग्रेस से कर सकता है और कांग्रेस उसकी इस बात को तवज्जो देती है। नंबर दूसरा जो काम उसका होता है या दूसरी जो शक्ति होती है वो ये होता है कि वो कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है। देखिए, सामान्य दिनों में उसके पास ये पावर नहीं होती है अधिवेशन चलाने की या अधिवेशन बुलाने की, लेकिन विशेष अधिवेशन वो आमंत्रित कर सकता है, बुला सकता है। इसके अलावा थर्ड जो काम होता है वो कोई भी कार्यपालिका आदेश जारी कर सकता है। हम जिसे अध्यादेश कहते हैं कि अध्यादेश के माध्यम से भी वो विधि निर्माण कर सकता है, कोई कानून बना सकता है, लेकिन बाद में सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता उसे होती है। और फोर्थ जो मेन नेक्स्ट जो काम होता है वो ये होता है कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है। कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति वीटो या जिसे निषेध अधिकार भी अपन कहते हैं इस्तेमाल कर सकता है। राष्ट्रपति के पास दो तरह का वीटो पावर होता है, एक विलंबकारी होता है और एक पॉकेट वीटो होता है। विलंबकारी वीटो में राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए कांग्रेस को लौटा देता है, लेकिन अगर कांग्रेस वापस उसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। पॉकेट वीटो के अंतर्गत ये होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रख लेता है और 10 दिन तक अगर कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त हो जाता है तो वो विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होता है, दोनों तरह का वीटो इस्तेमाल कर सकता है।
अर्थात हम यूं कहें कि विधि निर्माण संबंधी शक्तियों के अंतर्गत या व्यवस्थापन संबंधी कार्यों के अंतर्गत राष्ट्रपति कांग्रेस को संदेश भेज सकता है, विशेष कानून निर्माण की बात कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, कांग्रेस के विशेष अधिवेशन आमंत्रित कर सकता है, कार्यपालिका आदेश जारी कर सकता है और वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है। अर्थात कांग्रेस के कानून तभी बनेंगे विधेयक कानून के रूप में जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है। इसके पश्चात थर्ड पावर आती है वित्तीय शक्तियां या पैसे से संबंधित कार्य। वित्तीय शक्तियों में राष्ट्रपति दो काम करता है मोटे रूप से, कि बजट जो होता है राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति उसको कांग्रेस में पारित करवाता है। तो बजट का बनाना, निर्माण करना और कांग्रेस में पारित करना मेन काम होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति आपातकाल में सब विवेक से कुछ खर्च भी कर सकता है, हालांकि बाद में इस पर सीनेट की स्वीकृति लेनी होती है। तो वित्तीय शक्तियों में मेन काम बजट बनाना, उसे पारित करवाना होता है। फिर आता है न्यायिक शक्तियां या न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां। इन हेड के अंतर्गत भी या न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत भी राष्ट्रपति दो काम मुख्य रूप से करता है, उसको करने होते हैं। पहला जो काम होता है न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सीनेट के साथ मिलकर इस कार्य को करता है। नंबर दूसरा जो उसका शक्ति होती है वो है महाभियोग के अलावा अन्य दंडित व्यक्तियों को, अन्य अपराधों में दंडित व्यक्तियों की सजा को वो कम या स्थगित कर सकता है। देखिए, ये जो सजा है महाभियोग के ऊपर लागू नहीं होती है। इसके अलावा जो अपराध होंगे उनमें जो दंडित व्यक्ति होगा उसकी सजा को कम, स्थगित एवं माफ कर सकता है। फिर आता है विदेश संबंधों का संचालन। राष्ट्रपति जो होता है विदेश संबंधों के संचालन में जो मुख्य कार्य करता है, जैसे राजदूत या प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। विदेशों में अमेरिका के राजदूतों की नियुक्ति करता है। यहाँ मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ आपको कि जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्तियों में सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक होती है, इसलिए राष्ट्रपति को एक विशेष अभिकर्ता भी नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। और विशेष अभिकर्ता जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है राजदूतों की जगह या एम्बेसी में, तो उस समय उस विशेष अभिकर्ता पर सीनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और विशेष अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। नंबर दूसरी बात होती है कि वो विदेश नीति का प्रवक्ता होता है या विदेश नीति का निर्माण करता है या विदेश नीति के निर्माण में योगदान होता है उसका। विदेश नीति दूसरे देशों के प्रति अमेरिका की क्या नीति होगी, ये सब कुछ निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो वो विदेश नीति का प्रवक्ता या बनाने वाला होता है। तीसरा जो मेन उसमें काम होता है कि विदेशी सरकारों को मान्यता देता है। देखिए, एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध तभी स्थापित होंगे जब उसे मान्यता दे दी जाती है। तो अमेरिका के द्वारा दूसरे देशों को जो मान्यता देने का कार्य किया जाता है राष्ट्रपति सब विवेक से करता है। इसी तरह होता है कि दूसरे देशों से संधि एवं प्रशासकीय समझौते करना होता है। देखिए, संधि दूसरे देशों से जब भी की जाएगी तब संधि या समझौते तो सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर प्रशासकीय समझौते करते हैं तो वहाँ पर सीनेट की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति प्रशासकीय समझौता भी कर सकता है संधियों की बजाय। इसी तरह नेक्स्ट जो काम होता है वो है कि विदेशों में जो अमेरिका के नागरिक रह रहे हैं उनके हितों की रक्षा का कार्य भी करता है। विदेशों में अगर अमेरिकन नागरिक के साथ कोई भेदभाव होता है, कोई इस तरह का व्यवहार होता है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से अपील करेगा और अमेरिका राष्ट्रपति उसकी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रपति भाग लेता है। इसी तरह सद्भावनाएं यात्राएं भी करता है। तो विदेश संबंधों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि राजदूतों को नियुक्ति करता है, विदेश नीति का निर्माण करता है, विदेशी सरकारों को मान्यता देता है, संधियां और समझौता करता है, विदेशों में नागरिकों की हितों की रक्षा करता है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेता है और अमेरिका का सर्वोच्च प्रतिनिधि होने के नाते सद्भावनाएं यात्राएं भी विभिन्न देशों की करता है। इसके पश्चात आता है दल के नेता के रूप में शक्तियाँ। अर्थात राष्ट्रपति अपने दल का भी नेता होता है, तो दल से संबंधित कार्य भी उसको करने होते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल दल की जो नीतियां निर्धारित करनी होती है, दल की जो बैठक होती है उसमें वो भाग लेता है। इसी तरह दल की जो राष्ट्रीय समिति होती है उसका जो चेयरमैन होता है और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर जो दल के साथ संबंधित होते हैं उन पर नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो वो अपने दल से संबंधित कार्य भी उसे करने होते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय नेता के रूप में शक्ति, अर्थात वो अपने राष्ट्र का नेता होता है, इसलिए राष्ट्र का नेता होने के नाते वो अपने राष्ट्र का प्रवक्ता भी होता है। राष्ट्र का प्रवक्ता होने के नाते वो जनता को कोई भी संदेश दे सकता है, कोई भी अपील कर सकता है, राष्ट्र के नाम कोई संबोधन दे सकता है। तो राष्ट्र का नेता होने के नाते भी वो इस तरह के कार्य करता है। और नेक्स्ट है संकटकालीन शक्तियाँ। देखिए, संविधान में कहीं पर भी संकटकालीन शक्तियों के बारे में प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कोई ऐसी संकटकालीन परिस्थितियाँ आती हैं तो जो अमेरिकन राष्ट्रपति है उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ जाती है। वो तत्कालीन रूप से सीनेट की सहमति के बिना भी आवश्यक कदम उठा सकता है, और बाद में हालांकि सीनेट उसे सहमति दे देती है तो संकटकालीन शक्तियाँ भी वो इस्तेमाल करता है। इस तरह अमेरिकन राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी है, वो शक्तिशाली है। एक कोटेशन आती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति राज्याध्यक्ष भी होता है और शासनाध्यक्ष भी होता है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अर्थात अमेरिकन राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ सिद्धांत में भी दी गई है तो वो राज्याध्यक्ष भी है, अर्थात उसी के नाम से दी गई है और वही उनको व्यवहार में इस्तेमाल करता है, इसलिए वो शासनाध्यक्ष भी होता है। अर्थात अमेरिकन राष्ट्रपति को जो शक्तियाँ दी गई है वो उसको दी भी गई है, उसी के नाम से मिली हुई है और वही उनका इस्तेमाल करता है, इसलिए राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों होता है। दूसरा पॉइंट अपन इसी से संबंधित करेंगे जिसको हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि। अर्थात निष्कर्ष में अपन ये निकाल चुके हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति शक्तिशाली है। शक्तिशाली होने के बावजूद भी अब भी अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है। तो अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। ये न केवल अमेरिका में, अगर अपन बात करें सभी देशों में कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अमेरिका में तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति इस्तेमाल करता है तो राष्ट्रपति की शक्तियां और भी बढ़ती जा रही हैं। तो जो दूसरा बिंदु अपना यहाँ पर होगा शक्तियों के बारे में कि अमेरिकन राष्ट्रपति की शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं और इसके बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं या बहुत सारे उत्तरदायी कारण होते हैं। हम देखते हैं इसके उत्तरदायी कारणों को कि कौन कौन से मुख्य रूप से जो कारण है वो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। सबसे पहला मेन कारण यही है कि अमेरिकन राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी है वो संविधान के द्वारा ही उसे दी गई है और संविधान के द्वारा ही उसे सारी शक्तियां दी गई है, ज़्यादा शक्तियां दी गई है, तो वो वैसे ही पावरफुल होता है। दूसरा, जैसे मैंने अभी अब बात की कि संकटकालीन शक्तियाँ, संकटकालीन परिस्थितियों ने उसकी शक्तियों में वृद्धि में योगदान दिया है। संकटकालीन परिस्थितियों में सारी शक्तियाँ उसके पास आ जाती है। इसी तरह अगर अपन बात करें दलीय प्रथा से सहयोग हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों में अगर एक ही पार्टी का बहुमत होता है तो उस समय कांग्रेस और राष्ट्रपति का जो अंतर है वो खत्म होता हुआ नजर आता है और राष्ट्रपति कांग्रेस से चाहे जैसे कार्य करवा सकता है। तो दोनों में सहयोग हो जाता है दलीय प्रथा की वजह से, तो उस समय और भी इसकी शक्तियाँ बढ़ जाती है क्योंकि सीनेट या कांग्रेस उसकी हर बात को स्वीकार कर लेती है। इसी तरह परंपराएं ऐसी बन गई कि राष्ट्रपति जो कार्य करता है उसका कोई विरोध नहीं होता और ये परंपरा चली आ रही है कि वही सारे कार्य करने लग गया। इसी तरह अगर अपन बात करें राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कहने से तो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन वो निर्वाचक मंडल का चुनाव एक तरह से प्रत्यक्ष ही होता नजर आता है क्योंकि मतदाताओं को ये पता है कि इस निर्वाचक मंडल का कार्य केवल राष्ट्रपति को ही चुनना होता है, तो उसी सोच के साथ वहाँ पर उनको वोट दिया जाता, तो एक तरह से प्रत्यक्ष ही होता जा रहा है। न्यायिक निर्णयों ने भी राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि में ही योगदान दिया है। जब भी कोई विवाद पैदा हुआ या कोर्ट में केस गया तो न्यायपालिका ने राष्ट्रपति के पक्ष में ही अपना निर्णय दिया है। इसी तरह बहुत सारे जो कार्य हैं कांग्रेस ने कानून या अधिनियम के माध्यम से भी राष्ट्रपति को दे दिए हैं, तो राष्ट्र अधिनिर्णय या कांग्रेस के अधिनियम भी इस दिशा में काफ़ी राष्ट्रपति के पक्ष में रहे हैं। राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। पहले राज्य के कार्य बहुत कम हुआ करते थे, शक्तियां भी कम होती थी। दिन प्रतिदिन राज्य लोक कल्याणकारी होता जा रहा है, कार्य बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते हुए जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति या कार्यपालिका के पास आते जा रहे हैं। इसी तरह अगर अपन ये कहें संचार साधनों में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
इसलिए राष्ट्रपति जनता के निकट आ गया है और डायरेक्ट जनता से बात कर सकता है और जनता की समस्याओं का समाधान कर सकता है। राष्ट्रपति का व्यक्तित्व जो अभी तक के अगर अपन देखते हैं राष्ट्रपति जो बने उनके व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने रुचि लेकर अपना कार्य किया है, काफ़ी योगदान प्रशासन में अपना किया है, तो व्यक्तित्व भी ऐसा रहा है, उन्होंने भी मदद की है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भी परिवर्तन आ गया है। पहले अमेरिका एक छोटा सा देश हुआ करता था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि नहीं लेता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात अमेरिका जो है सुपर पावर बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उसे सुपर पावर का जो रोल है वो मेंटेन करना पड़ता है, वो स्टेटस बनाए रखना पड़ता है, तो इसके रूप में भी राष्ट्रपति को सारी कार्य करने पड़ते हैं। और इसी तरह जनता ने भी उसको समर्थन दिया है, उसका विरोध नहीं किया है। जब राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ती जा रही है, राष्ट्रपति कार्य करता जा रहा है, तो जनता ने उसका विरोध नहीं किया बल्कि उसका समर्थन किया है और वो शक्तिशाली होता जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि हो रही है और वो शक्तिशाली होता जा रहा है। अब थर्ड जो बिंदु अपना इस क्षेत्र में विचारणीय है कि राष्ट्रपति पर प्रतिबंध। जब हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, और राष्ट्रपति ये कहा जाता है कि वर्ल्ड में सर्वाधिक निर्वाचित शक्तिशाली शासक है अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन तीसरा जो हमारे पास बिंदु ये आता है कि क्या फिर राष्ट्रपति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। देखिए यहाँ हम ये कहेंगे कि नहीं, राष्ट्रपति शक्तिशाली है, शक्तियों में वृद्धि भी होती जा रही है, लेकिन राष्ट्रपति तानाशाही नहीं है, निरंकुश नहीं है। उस राष्ट्रपति पर भी कुछ प्रतिबंध, कुछ सीमाएं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस का प्रतिबंध होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों में कांग्रेस अर्थात सीनेट भागीदार होती है, बिना उसकी सहमति के राष्ट्रपति कोई कार्य नहीं कर सकता है। इसी तरह न्यायपालिका का प्रतिबंध होता है। न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है, इसलिए राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि वो संविधान या कानून के विपरीत हो, तो न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से उसको अवैध घोषित कर सकती है। इसी तरह उसके ऊपर स्वयं की पार्टी का भी नियंत्रण होता है। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसके दल के सदस्य ही उसे रोका टोकी करते हैं, उसको नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसी तरह विरोधी दल का नियंत्रण होता है, क्योंकि विरोधी दल सत्ता वापस लेने की फिराक में रहता है, और कांग्रेस ने या राष्ट्रपति ने जैसे ही कोई गलत काम किया और वो उसको आलोचनाएं करना शुरू कर देता है, तो वो भी एक नियंत्रण का काम करता है। इसी तरह संविधान भी नियंत्रण का काम करता है कि संविधान के विपरीत राष्ट्रपति कोई काम नहीं करेगा। जो स्वस्थ परंपराएं बन गई उनका पालन उसको करना पड़ता है। इसी तरह प्रेस या मीडिया होता है, उसकी भी भूमिका होती है उसको नियंत्रण करने में। और इसके साथ साथ आगामी चुनावों का डर भी उससे रहता है कि अगर मैं सही ढंग से काम नहीं करूँगा तो आगामी चुनाव में मुझे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो राष्ट्रपति निरंकुश नहीं हो सकता है, उसकी शक्तियाँ बढ़ रही हैं, वृद्धि हो रही हैं, लेकिन ये कुछ प्रतिबंध है और इनकी वजह से राष्ट्रपति अपनी सीमाओं में रहते हुए ही कार्य करता है। इस तरह राष्ट्रपति के बारे में एक अपना टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें अपने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। उसकी शक्तियाँ, निष्कर्ष रूप में शक्तियों में वृद्धि हो रही है, और नंबर 3 उस पर प्रतिबंध क्या क्या होते हैं। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।